Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of 8th lesson of the book Footprints Without Feet. Name of the lesson is The Bully, written by K.A. Abbas. As usual, we'll know in brief about its writer K.A. Abbas. Khwaja Ahmad Abbas, known as K.A. Abbas, was a versatile literary and cinematic figure. तो आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि के अब्बास का जो फुल फॉर्म था वो था ख्वाजा अहमद अब्बास और इन्हें के अब्बास के नाम से जाना जाता था। ये काफी वर्सेटाइल मतलब डिफरेंट तरह के लिटरेचर लिखा करते थे और सिनेमैटिक फिगर भी थे, सिनेमा से रिलेटेड भी थे। इनका बर्थ हुआ 7 जून 1914 पानीपत में, जो अभी हरियाणा में है, और काफी लिटरेरी फैमिली थी जिसमें इनका बर्थ हुआ। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो उर्दू पोएट अल्ताफ हुसैन हाली थे और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो 1857 के रिबेलियन में प्रोटेस्ट में एक पार्टिसिपेंट थे। इनका जो एजुकेशन हुआ वो हाली मुस्लिम हाई स्कूल में हुआ सबसे पहले। फिर इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर में 1933 में और एलएलबी की डिग्री ली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1935 में। इन्होंने अपना जर्नलिज्म करियर स्टार्ट किया दिल्ली में और इसके बाद एक ये पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट बने, फिल्म क्रिटिक बने बॉम्बे क्रॉनिकल के लिए 1935 में। बॉम्बे क्रॉनिकल एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो बॉम्बे में पब्लिश होता था। इन्होंने काफी दिनों तक, काफी लंबे अरसे तक पॉलिटिकल या सोशल कॉलम हुआ करता था लास्ट पेज, उसके लिए लिखा और बाद में आजाद कलाम के लिए लिखा उर्दू में। 1935 से इनकी डेथ जब 1987 में हुई तब तक इन्होंने ये किया और इस पीरियड के दौरान इन्होंने लगभग 3000 आर्टिकल्स लिखे, 74 बुक्स ऑथर की, जिनमें शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस था, नॉवेल्स थे, प्लेस थे और इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी थी आई एम नॉट एन आइलैंड। ठीक है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम था वो क्या था? आई एम नॉट एन आइलैंड। इन्होंने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों लैंग्वेज में लिखा और इनके फिक्शन में जो स्टोरीज हैं वो इंकलाब है, ब्लड एंड स्टोन्स है, राइस है और भी काफी स्टोरीज हैं। इन्होंने इसमें कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को पोर्ट्रे किया है इन स्टोरीज में और बहुत सारे सोशल इश्यूज को इनकी स्टोरीज में एड्रेस किया गया है, जैसे कास्ट और पॉवर्टी। इनकी नोटेबल शॉर्ट स्टोरीज में आती है भोली, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, स्पैरोज जिसे अबाबील भी कहते हैं, या बनारस का ठग, started as a publicist at Bombay Talkies in 1936 और इन्होंने 1936 में बॉम्बे में एज पब्लिसिस्ट काम शुरू किया था और इन्होंने अपना फर्स्ट स्क्रीन प्ले जो बेचा वो उसका नाम था नया संसार, जो इन्होंने 1941 में बेचा। मैं इतनी लंबी जो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि बाद में तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों। ये काफी फेमस पर्सनालिटी थे, ये बेसिकली मूवीज के स्क्रीन प्ले लिखा करते थे और ये जो बनारस का ठग ये काफी पुरानी और बहुत फेमस मूवी है। ये इन्होंने शुरुआत की थी इंडियन सोशल रियलिज्म की, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर दोनों की तरीके से। ये डायरेक्टर रहे, धरती के लाल मूवी थी 1946 में बनी थी जो बंगाल फेमाइन के दौरान थी। फिर इन्होंने राही मूवी बनाई 1953 में, शहर और सपना 1963 में, इन सब के ये डायरेक्टर थे। साथ हिंदुस्तानी ये 1969 में बनाई इन्होंने, तब तक इंडिया इंटीग्रेट हो चुका था। और फिर दो बूंद पानी बनाई 1972 में। स्क्रीन राइटर थे ये नीचा नगर, जिसे पामे डोर 1946 में अवार्ड मिला था। फिर आवारा मूवी का भी स्क्रीन प्ले राइटर थे। आवारा मूवी तो सबको पता, राज कपूर की मूवी थी जिसे नॉमिनेट किया गया था अवार्ड के लिए 1951 में। फिर श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर, बॉबी, हिना, ये सब राज कपूर की ही मूवीज थी और काफी फेमस मूवी थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो। ये इन सभी के स्क्रीन राइटर थे और इन्होंने नया संसार प्रोडक्शन फाउंड किया था 1951 में और अमिताभ बच्चन जो इतने फेमस स्टार हैं उन्हें इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था साथ हिंदुस्तानी में। नाउ जहां तक इन्हें अवार्ड मिलने की बात है तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1969 में। फिर ये 4 नेशनल अवार्ड्स विनर थे। लिटरेरी ऑनर्स जैसे गालिब अवार्ड इन्हें मिला हुआ था। नीचा नगर मूवी जिसके स्क्रीन राइटर थे उन्होंने पामडोर अवार्ड कैंस में जीता था 1946 में। इनकी जो राइटिंग और फिल्म्स थे वो एड्रेस करते थे बेसिकली सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म और डिग्निटी ऑफ द ऑर्डिनरी, मतलब कॉमन लोगों की डिग्निटी। और ये जो वैल्यूज हैं इसी वजह से ये जो भूली स्टोरी है ये बहुत ही पावरफुल और एंड्योरिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
Now let's know about the theme and tone of the story. तो इस स्टोरी भोली की थीम है एडुकेशन जो है वो ही एम्पावरमेंट है, शक्ति है एडुकेशन, और जेंडर इन इक्वालिटी, सोशल प्रेजुडिसेस के बारे में बताया है, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताया है, क्या वैल्यू है इसकी हमारी लाइफ में। फिर जो मैरिज प्रैक्टिसेस में हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी क्या होती है, जो पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं, ठीक है वो। टोन कैसा है इसका, सिंपैथेटिक है, सीरियस है, होपफुल है, एम्पावरिंग है, और ये क्रिटिसाइज कर रहा है सोशल इविल्स को, बेसिकली डाउरी और जेंडर बायस को, ठीक है। And now it's time to get into the explanation of the story. तो स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है, भोली फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? चाइल्डहुड से ही भोली घर पे नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, उसका कोई ध्यान नहीं देता था, इग्नोर करता था। और ये जो इसमें क्वेश्चन किया है कि ये स्टोरी में तुम्हें मिलेगा कि क्यों उसकी टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लिया और क्या जो इसकी टीचर की एक्सपेक्टेशन थी उसे वो फुलफिल कर पाई। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड, एंड इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन यू विल फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton means होता है a foolish person who can be tricked by anyone, जिसे आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। हिंदी में बोलते हैं ना, बहुत सीधा सा बच्चा है, शरीफ सा बच्चा है। तो वो वैसे ही थी, उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से उसे हर कोई इसी नाम से बुलाता था, भोली। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। नंबरदार का मीनिंग क्या होता है? An official who collects revenue. तो जो टैक्स कलेक्ट करता है उसे कहते हैं नंबरदार। तो इसके फादर का नाम था रामलाल और उसका जो पोजीशन था या उसका जो डेजिग्नेशन था वो था ये नंबरदार। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. अभी ये 10 मंथ्स की थी जब वो कॉट से गिर गई, जिसे हिंदी में खाट बोलते हैं ना, हाँ, उससे वो गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई। वो कह रहे हैं कि perhaps मीन शायद, शायद उसके जो ब्रेन का कुछ पार्ट उस गिरने में डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और इसी वजह से ये एक बैकवर्ड चाइल्ड हो गई, मीन्स उतनी ज्यादा शार्प नहीं थी और इसका नाम रख दिया गया भोली द सिंपल्टन। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. जब इन्फेंट थी, जब वो पैदा हुई थी तो बहुत ही गोरी सी थी, प्यारी सी थी, खूबसूरत थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो अचानक से उसे स्मॉल पॉक्स एक डिजीज होता है, उसने अटैक किया और ओनली द आईज वाज सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। तो सिर्फ आईज उसकी बच गई थी। और पहले क्या था ना कि इन डिजीजेस की दवाइयां तो थी नहीं, तो क्या हुआ कि इसके बाद क्या पॉक मार्क छूट जाते हैं, कुछ मार्क्स जो फेस पे हो जाते हैं जो हमेशा के लिए रह जाते हैं, उन्हें कहते हैं पॉक मार्क्स। देखो, डीप स्कार्स ऑन द फेस। तो जो पॉक मार्क्स हुए स्मॉल पॉक्स के वो पूरी बॉडी पे हो गए, सिर्फ इसकी आंखें बच गई थी उसमें, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसका लुक भी खराब हो गया। Now little Sulekha could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak she stammered. ये जो सुलेखा थी वो बचपन से ही बोल नहीं पाती थी और जब तक वो 5 इयर्स की नहीं हुई तब तक वो बोल नहीं पाई। और जब उसने बोलना सीखा तो कमाल की बात ये थी कि वो स्टैमर करती थी, स्टटर करती थी, मतलब हकलाती थी। The other children often made fun of her and mimicked her. Mimic means to copy. तो बाकी के जो बच्चे थे वो अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी कॉपी किया करते थे। As a result, she talked very little. अब वो क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस उसका लूज हो गया और इसी की वजह से उसने बात करना बहुत कम कर दिया। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के जो टोटल बच्चे थे वो थे 7, तो उनमें से 3 sons थे और 4 daughters थे। सबसे छोटी वाली का नाम था भोली, ठीक है। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. अब efficient थे, ये affluent थे, rich थे, ठीक है, rich थे, successful थे, affluent थे, दो फार्मर थे, बट बढ़िया चल रहा था इनका और खाने को इनफ था इनके पास। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली के अलावा सारे के सारे बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो बेटों को उसने बाहर भेज दिया था सिटी में पढ़ने के लिए,
बाद में कॉलेज में भेज दिया, पहले स्कूल में भेजा था। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे बड़ी का नाम था राधा, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो सेकेंड नंबर की बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी सेटल हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब उसकी शादी हो जाएगी तब उसने सोचा था कि फिर वो चंपा के बारे में सोचेगा। ठीक है, दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। ये जो तीनों बेटियां थी इसकी, कौन कौन थी? राधा, मंगला और चंपा। ये तीनों बहुत गुड लुकिंग थी और हेल्दी थी, तो उनके लिए ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा, तो वो ब्राइडग्रूम ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली। अब रामलाल जो था उसे भोली की बहुत चिंता थी। She had neither good looks nor intelligence, तो ना तो उसके लुक्स अच्छे थे और ना ही वो टैलेंटेड थी। पहले ही बताया ना कि ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था उसका, प्लस वो पॉक मार्क्स की वजह से अगली हो गई थी। ठीक है, देखने में भी अच्छी नहीं थी। भोली was 7 years old when Mangala was married. अब भोली की जो एज थी वो 7 years थी जब मंगला की शादी हुई। The same year, a primary school for girls was opened in their village. अब उसी साल गांव में गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। The तहसीलदार साहेब came to perform its opening ceremony. अब इसका जो इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे, ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे, वो थे तहसीलदार साहेब। तहसीलदार साहेब भी रेवेन्यू ऑफिशियल होते हैं, बट ये नंबरदार से ऊपर का डेजिग्नेशन होता है। ठीक है, इनकी पोस्ट नंबरदार से ऊपर होती है। He said to Ramlal, as a revenue official, you are representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो और गवर्नमेंट की तरफ से उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए विलेजर्स के लिए और तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो उस रात जब रामलाल ने कंसल्ट किया अपनी वाइफ से, तो उसने कहा, पागल हो गए हो क्या तुम? अगर लड़कियों को पढ़ा दिया गया तो शादी कौन करेगा उनसे? तो यहाँ तुम देख रहे हो जो थॉट्स थे, प्रेजुडिसेस जो थे या हिपोक्रेसी जो थी, क्या थी कि मतलब बॉयज को तो बाहर इन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन जब गर्ल्स को पढ़ाने की बात आई तो इन्होंने कहा कि अगर गर्ल्स एजुकेटेड हो जाएंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थॉट्स थे पहले के और ये जेंडर बायस्ड है। ओके, नाउ बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि तहसीलदार का जो डेजिग्नेशन होता है वो बॉस थे नंबरदार के, तो अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो उसे रिफ्यूज कर दें या डिसओबे कर दें। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। और लास्ट में इसकी वाइफ ने कहा, मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जैसे ओपिनियन थी उन दिनों की गर्ल्स को स्कूल में भेजा नहीं जा सकता है और दूसरी कंडीशन ये थी कि ये तहसीलदार को डिसोबे कर नहीं सकता था। तो इसकी वाइफ एक प्लान लेके आती है इसके पास और बोलती है, ऐसा करते हैं, भोली को स्कूल में भेजते हैं। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. उसने कहा, ये तो सबको पता ही है कि भोली की शादी तो होने नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अगली है और दूसरे लैक ऑफ सेंस मींस उसमें दिमाग भी नहीं है, सेंस भी नहीं है, तो शादी तो उसकी ऐसे भी नहीं होनी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो उसने कहा, जाओ स्कूल में भेज दो, टीचर्स उसका ख्याल रख लेंगे। ठीक है, यानी वो एक तरीके से कह रही है कि मेरा पीछा छूट जाएगा। ना यहाँ इस सेक्शन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, why is Boli's father worried about her? He was worried about her because the girl was ugly and she had lack of sense, so nobody would be ready to marry her. That's why he was worried about her. And the next question was, for what unusual reasons Boli was sent to school? Boli was sent to school because Tehsildar had asked Nambardar, her father, to send her daughters to school and set an example for the villagers, as he was a government representative in the village, and her father didn't have courage to disobey him. On the other hand, they were not ready to send their daughters to school because it was the thought that no one would be ready to marry a girl who is educated. So they decided that Boli should be sent to school because already it was fixed that because of her ugly look and lack of sense, nobody was going to marry her. So it was no harm to send her to school. Okay. So now in the next section, once again, you will find answer to these 2 questions. Does Boli enjoy her first day at school? Does she find her teacher different from the people at home? The next day, Ramlal caught Boli by the hand and said, "Come with me, I'll take you to school."
भोली वॉज फ्राइटन। अब नेक्स्ट डे रामलाल उसके फादर आए, उन्होंने भोली का हाथ पकड़ा और बोला चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेके चल रहा हूँ। भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। अब भोली को तो पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है। She remembered how a few days ago their old girl Lakshmi had been turned out of the house and sold. बस उसे इतना याद था कि जिस तरीके से मुझे लेके जा रहे हैं ना, ऐसे ही कुछ दिन पहले इनकी जो पुरानी काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे ये लोग लेके गए थे घर से बाहर और बेच के चले आए थे। No, no, no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो उसने नो नो कहा, मना किया क्योंकि डर गई थी और वो डर के मारे चिल्लाई और अपना हाथ खींच लिया उसने फादर की ग्रिप में से। ग्रिप मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली, उन्होंने टाइटली पकड़ा हुआ था हाथ, उसने छुड़ा लिया। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। अब उन्होंने उससे कहा बेवकूफ, क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारा? I'm only taking you to school। और उसने कहा स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि ऐसा करो, इसे कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो आज, नहीं तो टीचर्स जो है स्कूल में और बाकी की जो लड़कियां वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कितना इग्नोर, कितना अवॉइडेड रखा जाता था इसे। मतलब कि ये स्कूल ले जाने के लिए डिसेंट ड्रेस पहनाने के लिए बोल रहे हैं, वो भी इसलिए कि इनका इंप्रेशन खराब ना हो टीचर्स पे और बाकी की जो गर्ल्स आ रही हैं सोसाइटी की उन पे। नाउ न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं खरीदे गए थे, कभी नहीं बनवाए गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her। पुरानी ड्रेसेस जो थी इसकी सिस्टर्स की वो इसके पास इसे दे दी जाती थी, पास कर दी जाती थी। No one cared to mend or wash her clothes। तो किसी ने कभी इस बात की फिक्र की ही नहीं कि उसके कपड़ों को रिपेयर किया जाए, मेंड मीन्स रिपेयर किया जाए या फिर वॉश किया जाए। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa। लेकिन आज वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट थी, उसका लक बहुत अच्छा था क्योंकि उसे एक बहुत ही साफ सी ड्रेस मिली जो श्रंक मीन्स टू बिकम स्मॉलर, छोटी हो गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत बार धुल चुकी थी और अब वो चंपा को फिट नहीं आती थी, तो वो वाली ड्रेस इसे पहना दी गई। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। Matted means entangled, फंसे हुए जो होते हैं ना, उलझे हुए बाल। तो वो उसे नहलाया भी गया और उसके बालों में ऑयल लगाया गया। जो ड्राई और फंसे हुए बाल थे ना, उसमें ऑयल लगाया गया और फिर उन्हें कॉम्ब किया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। और जब इतना कुछ उसके लिए किया गया ना, उसे रेडी किया जा रहा था, तब जाके उसे बिलीव हुआ कि ओके, मुझे कोई खराब जगह नहीं लेके जाया जा रहा है, मुझे मेरे घर से बेहतर जगह पे ही ले जाया जा रहा होगा क्योंकि मुझे इतना ढंग से सजाया जा रहा है। ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं। When they reached the school, the children were already in their classrooms। जब ये लोग स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। और रामलाल ने हैंड ओवर कर दिया अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes। Fear-laden means डर से भरी हुई आंखें थी उसकी, और ये अकेली थी तो ये जो बेचारी सी लड़की थी वो डरी हुई देख रही थी। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates। वहां बहुत सारे रूम थे, स्कूल था, ऑब्वियस था बहुत सारे रूम्स होंगे। हर रूम में जो गर्ल्स थी, स्क्वाट मींस जैसे वो पैर पे नहीं बैठ जाते हैं, पूरा फीट पे अपना वेट देके जैसे बैठते हैं उन्हें कहते हैं स्क्वाटर। तो वो मैट्स पे बैठी हुई थी। कुछ लोग बुक से पढ़ रहे थे और कुछ स्लेट पे लिख रहे थे। स्लेट ब्लैक कलर के पहले आया करते थे, उनपे चॉक से लिखा जाता था। ठीक है, बच्चों को लिखना उसी पे सिखाया जाता था। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom। और headmistress ने भोली को कहा कि एक कॉर्नर में बैठ जाओ एक रूम क्लासरूम में। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there। Exactly भोली को नहीं पता था कि स्कूल चीज क्या है और वहां होता क्या है, लेकिन वो बहुत ग्लैड मीन्स हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वहां उसकी अपनी एज की बहुत सारी गर्ल्स प्रेजेंट थी। She hoped that one of these girls might become her friend। और उसे ये उम्मीद थी कि इन लोगों में से, इतनी सारी गर्ल्स में से कोई एक लड़की इसकी फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing। Lady teacher जो क्लास में थी वो गर्ल्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall। वो कंटिन्यूसली वो जो पिक्चर्स थे ना वॉल पे बने हुए, कुछ अट्रैक्टिव से पिक्चर्स थे, उन्हें देखे जा रही थी। The colors fascinated her। Fascinated means to attract। ठीक है, या जो इंटरेस्टिंग लग रहे थे उसे बहुत ज्यादा।
जो पिक्चर्स थे. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज. उसने हॉर्स देखा जो वैसा ही ब्राउन था जैसा जैसा उसने रियल में हॉर्स देखा था. वो रिलेट कर पा रही थी. जब तहसीलदार आए थे विलेज में विजिट करने तो वो ऐसे ही हॉर्स पे आए थे. नाउ द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर. और वो जो गोट थी वो ब्लैक थी, बिल्कुल ब्लैक जैसे उनके नेबर की गोट थी. नाउ द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैज सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. तो जो पैरट था वो एग्जैक्टली उसी से सिमिलर हो रहा था जो उसने सच्ची में देखा था ऑर्चर्ड्स में. कौन से ऑर्चर्ड्स में? मैंगो ऑर्चर्ड्स में. ऑर्चर्ड्स क्या होता है? यार्ड ऑफ फ्रूट्स. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और वो जो काउ उसने देखी वो बिल्कुल जो उनकी काउ थी जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सेल की थी उसी के जैसी लग रही थी, लक्ष्मी के जैसी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. अचानक से भोली ने नोटिस किया कि वो तो लॉस्ट थी ना ये पिक्चर्स देखने में. अचानक भोली ने नोटिस किया कि टीचर पीछे खड़ी हुई थी उसके पास और वो स्माइल पास कर रही थी उसकी तरफ. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? और उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? she could stammer no further than that. और उसने अपना नाम लेने की कोशिश की भोली, लेकिन वो बोल नहीं पाई. जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी. तो उसने बस बोला भ और उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. उसके बाद उसका रोना शुरू हो गया और उसकी आंखों से आंसू फ्लड की तरह आने लगे. बहुत ज्यादा आंसू आने लगे और बहुत ही हेल्पलेस, वो मजबूर सा फील कर रही थी. और उसने अपना सिर झुकाया हुआ था, कॉर्नर में बैठी हुई थी. डेयरिंग मीन्स ब्रेव. उतनी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देखे, क्योंकि उसे पता था कि जो गर्ल्स क्लास में बैठी हैं वो अभी भी उसे देख के हंस रही हैं. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. Scurried means ran or moved hurriedly, बहुत तेजी से. जैसे ही बेल रिंग हुई तो गर्ल्स बहुत तेजी से क्लासरूम के बाहर गईं और भोली की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस कॉर्नर को छोड़ के बाहर निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो गया था उसका. मतलब वो खुद को ऐसे फील कर रही थी. Her head still lowered, she kept on sobbing. अभी भी उसका सिर झुका हुआ था और अभी भी वो सुबक रही थी. भोली, the teacher voice was so soft and soothing. टीचर ने बहुत ही सूदिंग आवाज में कहा, भोली, in all her life she had never been called like that. It touched her heart. अब इतना सूदिंग आवाज में वो बोल रही थी कि पूरी लाइफ में उसने ऐसी आवाज, ऐसे स्टाइल से अपने नाम, मतलब उसके नाम को कभी किसी ने इतना सॉफ्टली कॉल नहीं किया था. और इसी वजह से वो ये बात उसके हार्ट को टच हो गई, बहुत इमोशनल हो गई इस बात को लेकर. ठीक है. गेट अप, सेड द टीचर. इट वाज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप. और टीचर ने कहा खड़ी हो जाओ. और ये कमांड नहीं था, ऑर्डर नहीं था, ये बस एडवाइस थी, फ्रेंडली सजेशन था. और भोली खड़ी हो गई. नाउ टेल मी योर नेम. अब उन्होंने कहा कि अब तुम अपना नाम बताओ मुझे. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. और पूरे बॉडी पे, मतलब पूरे शरीर में पसीने आने लगे. उसे डर गई थी बहुत ज्यादा कि फिर से अब ये नाम पूछ रही और फिर से इंसल्ट हो जाएगी. would her stammering tongue again disgrace her? Disgrace means dishonor her. ठीक है. तो वो कह रही है, वो सोच रही है कि ये जो स्टैमरिंग, ये जो मैं हकलाती हूँ, क्या फिर से मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इससे फिर से मैं डिसऑनर्ड हो जाऊंगी. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन ये जो टीचर थी ये बहुत काइंड थी, तो इसके लिए इसने क्या सोचा कि चलो इसके लिए इसने सोचा कि चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो उसने सोचा कि इतनी सूदिंग वॉइस है, इतना प्यार से बात कर रही है, तो पक्का है कि ये टीचर मुझ पे नहीं हंसेगी. तो उतना ट्रस्ट उसे टीचर पे हो गया था. भो she began to stammer. और फिर से उसने वैसे ही बोलना शुरू किया और वहीं वो भो पे अटक गई. ठीक है, स्टक हो गया, उसके आगे वो बोल नहीं पाई. well done, the teacher encouraged her. Come on now, the full name. और टीचर ने उसे एनकरेज किया, बोला कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रही हो, चलो अब और कोशिश करो. भोली. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और ultimately उसने अपना पूरा नाम लिया. ठीक है, वो बोली कि भोली, और वो बहुत ज्यादा रिलीव थी, कंटेंट थी, और उसे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है. Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. उसने कहा बहुत बढ़िया बोला है तुमने, और तुम्हारा बस, और बहुत ही अफेक्शनेटली उसे उसने पैट किया, शाबाशी दी और कहा ये जो डर है ना तुम्हारे दिल में, इसे निकालो और तुम सबकी तरह बहुत ही फ्लुएंट बोलना शुरू कर दोगी. भोली looked up as if to ask, really?
और भोली ने टीचर की तरफ ऐसे देखा जैसे कि पूछ रही हो सच में ऐसा हो जाएगा? Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? उसने कहा हाँ बहुत इजी है, बस तुम्हें रोज स्कूल आना होगा, आओगी ना? बोली नॉडेड, नो से इट अलाउड। अब उसने नॉड किया, मतलब उसने सिर से जवाब दिया कि हाँ मैं आऊंगी। और टीचर ने कहा नहीं, जोर से बोलो, ये यस। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it। और उसने कहा यस, और वो खुद से सरप्राइज हो गई कि वो बोल पा रही है, फ्लुएंटली बोल पा रही है। नाउ डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। और टीचर ने कहा था ना, लो ये बुक लेके जाओ। The book was full of nice pictures and the pictures were in color। जो बुक थी वो पिक्चर्स से भरी हुई थी और जो पिक्चर्स थे वो कलर्ड थे। Dog, cat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters। अब वो पिक्चर्स थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, कलरफुल थे, और उन सब के साथ कुछ बड़ा बड़ा ब्लैक लेटर में लिखा हुआ था। In 1 month you will be able to read this book। उसने कहा एक ही महीने में तुम्हें ये बुक पढ़नी आ जाएगी। Then I will give you a bigger book than a still bigger one। और उसने कहा कि उसके बाद इससे बड़ी बुक दूंगी और इसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी बुक दूंगी। जैसे कि पढ़ाया जाता है, पहले एलिमेंट्री टीचिंग होती है और उसके बाद ग्रेजुअली लेवल बढ़ाया जाता है, तो ऐसा ही उस टीचर ने भोली को बोला। In time you will be more learned than anyone else in the village। और कह रही है कि बहुत जल्दी ही तुम जितने भी लोग एडुकेटेड हैं इस पूरे विलेज में उन सबसे ज्यादा एडुकेटेड होगी। Then no one will ever be able to laugh at you। और फिर उसने कहा फिर इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम पे हंसेगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without slightest stammer। Understand? उसने कहा कि लोग तुम्हें सुनेंगे रेस्पेक्टफुली, बहुत ऑनर करेंगे तुम्हारा, और तुम फ्लुएंटली बोल पाओगी विदाउट स्टैमरिंग। समझ में आया? ऐसा टीचर ने कहा। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा अब तुम घर जाओ और कल जल्दी ही स्कूल में आ जाना। अब तुम्हें इन बातों से समझ में आ रहा होगा कि टीचर क्या बोल रही है। एजुकेशन एम्पावरमेंट है। अभी उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एवरीवन इज मॉकिंग एट हर, लेकिन वो बोल रही है कि वंस यू आर एजुकेटेड तो पीपल विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू। तो एजुकेशन ही एम्पावरमेंट है, ठीक है। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। बोली को ऐसे महसूस हो रहा था, मतलब इतनी ज्यादा खुश थी वो, इतनी ज्यादा ओवरवेल्म थी कि उसे लगा जैसे विलेज टेम्पल की सारी बेल्स रिंग कर रही हैं। जो स्कूल हाउस के सामने ट्रीज थे उन पे पूरे फ्लावर्स खिल गए हैं, और जो उसका हार्ट है वो उसमें न्यू होप आ गई थी, एक न्यू लाइफ की, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। नाउ क्वेश्चंस जो दो थे हमारे इस पार्ट में वो थे, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? तो इसका आंसर होगा कि राइट एट द बिगनिंग शी वाज नर्वस, she sat there silently, and then when she was asked to tell her name she was not able to speak it fluently, so she started to cry, but later she found that the teacher was kind and soft enough, and ultimately the day ended on a positive note when the teacher gave her hope that soon she will be speaking fluently without stammering। Okay, so she basically enjoyed her first day। Now the next question was, does she find her teacher different from the people at home? Yes, the teacher was quite different from the people at home। She was completely ignored and neglected at home, while the teacher was showing interest in her. She was speaking softly and kindly to her, and she gave hope to her for her future life and told that soon she will be the most respected girl in the village and she will be speaking without any stammering soon। Okay. Now in the next part you will find answer to these two questions. Why do Boli's parents accept Bishambar's marriage proposal, and why does the marriage not take place? Though I'm discussing the answers here after each section, still I would like to inform you that link to the answer to all the questions I have given in the description box. If you want, you can refer to it। Okay, now let's proceed। Thus the years passed, और इस तरीके से साल बीतते गए। The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill। The mail train began to stop at their railway station। अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे साल होते जाते हैं डेवलपमेंट होता जाता है,
द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, तो वो जो गांव था वो टाउन में तब्दील हो गया था। जो प्राइमरी स्कूल था छोटा सा वो हाई स्कूल हो गया था। पहले जो मूवीज टेन शेड में दिखाई जाती थी अब वहां सिनेमा हो गया था। और जो कॉटन गिनिंग मिल वहां आ गया था। जो मेल ट्रेन थी वो इनके रेलवे स्टेशन पे अब रुकने लगी थी, यानी कि रेलवे स्टेशन भी बड़ा सा हो गया था, प्रोमिनेंट हो गया था। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Vishambar's proposal?" एक रात ये जो डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, तो क्या मैं विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? Yes, certainly, his wife said. Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. विशंबर की वाइफ ने कहा, हाँ फॉर श्योर, तुम्हें वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही देना चाहिए। और भोली तो बहुत ज्यादा लकी होगी, फॉर्चुनेट होगी, ऐसे वेल टू डू मींस एफ्लुएंट, बहुत रिच ब्राइड ग्रूम है, उसकी एक बड़ी सी शॉप है, अपना घर है और बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, सेवरल थाउजेंड्स। और कह रही है बिसाइड्स वो हमसे डाउरी नहीं मांग रहा है, दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, almost the same age as I am, and he also limps. तो रामलाल, भोली के फादर, बोलते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो बंदा ये इतना यंग नहीं है, ये तो मेरी एज का है और वो लिम्प भी करता है। लिम्प मीन्स जिसका एक पैर खराब होता है, ठीक है, टू वॉक विद फेवरिंग वन लेग, एक ही पैर के सहारे जो चलता है। और वो बोलता है कि जो उसके पहली वाइफ से बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा ग्रोन अप है, यानी कि ये विशंबर की सेकंड मैरिज थी। So what? Does it matter? The wife replied. तो उसने कहा तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है 45 और 50? It is no great age for a man. उसने कहा 45 का हो या 50 का हो, अगर मेल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एज ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ता। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. उसने कहा बल्कि हमारा तो फायदा ये है क्योंकि दूसरे विलेज से, तो इसे तो पता ही नहीं है कि हमारी जो बेटी है वो अगली है, यानी पॉक मार्क्स है उसके फेस पे, प्लस लैक ऑफ सेंस है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो उसने कहा कि अगर हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो भोली है ये उम्र भर के लिए अनमैरिड हो जाए, शादी ना हो इसकी। Yes, but I wonder what भोली will say. अब रामलाल ने कहा लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. अब मदर ने कहा कि वो स्टूपिड, वो फुलिश, क्या ही बोलेगी, वो तो एक डम काउ की तरह, काउ जैसे शरीफ होती है ना, चुपचाप रहती है, लाइक दैट, जो बोलती नहीं है कुछ। Maybe you are right, muttered रामलाल। तो रामलाल ने धीरे से कहा शायद तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. दूसरे कॉर्नर courtyard आंगन को बोलते हैं, वहां पे वो लेटी हुई थी भोली और वो जगी हुई थी अपनी कॉट पे। उसने अपने पेरेंट्स की whispered conversation सुनी थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। ये जो बिशंबर नाथ था वो ग्रॉसर मीन्स जो फूड वाला जो सामान बेचते हैं, ग्रॉसरी जो बेचते हैं वो, तो वो काफी अच्छा एफ्लुएंट सा ग्रॉसर था, रिच था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. और वो बहुत बड़ी बारात लेके आया था, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेशन लेके आया था वो, जिसमें फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे उसके। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. अब इस प्रोसेशन को जो लीड कर रहा था, प्रोसेशन हिंदी में बारात को बोलते हैं, ये देखो मीनिंग लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल और व्हीकल एक्सेट्रा दैट मूव स्लोली इन अ लाइन स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ सेरेमनी। हिंदी में हम लोग बारात बोलते हैं। तो एक पीतल का जो बैंड था वो इसे लीड कर रहा था और कोई फेमस सी टोन जो बॉलीवुड मूवीज की होगी वो चल रही थी वहां, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। बैंड के साथ साथ जो लीड कर रहा था वो ब्राइड ग्रूम था जो एक डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर राइड कर रहा था। रामलाल वॉज overjoyed टू सी सच pomp and splendor. अब रामलाल ने जब इतनी शानो शौकत देखी ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो भोली है इसकी इतनी ग्रैंड मैरिज होगी, इतने रिच घर में जाएगी ये। Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. अब ये जो भोली की बड़ी सिस्टर्स थी जो इस ओकेशन के लिए आई थी वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब ये auspicious moment आया तो पंडित जी ने बोला, या जो भी priest थे उन्होंने बोला कि दुल्हन को लेके आओ। Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Clad means dressed. तो भोली हमारे यहाँ जैसे दुल्हन रेड ड्रेस पहनती है तो वो ब्राइडल रेड ड्रेस में थी
सिल्क ड्रेस में, और उसे जहां दुल्हन की जगह थी, सैक्रेड फायर, जहां फेरे लिए जाते हैं तो एक पवित्र अग्नि होती है, ठीक है, उसे सैक्रेड फायर बोल रहे हैं, तो वहां पे उस दुल्हन को लेके जाया गया। किसे? भोली को। Gal and the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ। अब किसी इसके फ्रेंड ने विशंबरनाथ के उसे इंस्टिगेट किया कि जो गार्लैंडिंग जो होती है, वरमाला डालने के लिए दुल्हन के गले में। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. अब इसने, दूल्हे ने अभी वो गार्लैंड उठाया ही था, मेरीगोल्ड, गेंदे के जो फूल होते हैं, ठीक है, येलो मैरीगोल्ड से। उस एक किसी विमेन ने, ये जो इसका वेल मीन्स जो घूंघट होता है, ठीक है, उसे सिल्कन वेल जो था, सिल्क के कपड़े का जो वेल था, उसे ब्राइड के फेस से किसी ने हल्का सा पीछे कर दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। अब बिशंबर ने हल्के से उसने फेस पे उसके नजर डाली। द garland remained poised in his hands. अब garland मतलब उसके हाथ में ही रह गया, रेडी टू एक्ट था, मतलब डालने वाला था, बट वो उसके हाथ में ही रह गया। The bride slowly pulled down the veil over her face. अब भोली ने वो जो वेल था वो वापस से अपने फेस पे डाल लिया। Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has pock marks on her face. बिशंबर ने, जो उसका फ्रेंड साइड में खड़ा था, उससे बोला, तुमने देखा इसे? इसके फेस पे तो पॉक मार्क्स हैं। So what? You're not young either. तो फ्रेंड ने कहा, तो तुम भी तो यंग नहीं हो। Maybe, but if I'm to marry her, her father must give me 5,000 rupees. उसने कहा, मे बी मैं यंग नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है तो अब इसके फादर को एज डाउरी 5,000 रुपीज देने होंगे। 5,000 was a big sum in those days. Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 200 rupees. रामलाल गया और जो टर्बन होता है जो शादी में पहनते हैं फादर्स, लड़की के फादर, वो उन्होंने, इसे इज्जत माना जाता है, तो वो विशंबर के पैरों में डाल दिया और उसने कहा कि प्लीज मुझे इस तरीके से डिसऑनर मत कीजिए, मुझे इस तरीके से डिसग्रेस मत कीजिए, प्लीज 2,000 रुपीज ले लीजिए। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। उसने कहा नहीं, मुझे 5,000 चाहिए, और इससे एक भी रुपया कम हुआ ना तो मैं तो जा रहा हूं, अपनी बेटी को तुम अपने पास रखो। Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. उसने कहा प्लीज थोड़े से कंसिडरेट हो जाओ, थोड़ा सा कंसीडर कर लो, अचानक से मैं कहां से लाऊंगा, और अगर तुम ऐसे वापस जाते हो तो मैं कैसे शक्ल दिखाऊंगा गांव में। ये पहले प्रेस्टीज का इशू हो जाता था, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, रामलाल बहुत ज्यादा डर गया। Then out with 5,000. उसने कहा ओके, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं जाऊं तो 5,000 रुपीज लेके आओ। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. आंसू आ रहे थे उसके फेस पे, आंसू आंखों से बह रहे थे रामलाल के। वो सेफ ओपन करता है और रुपीस काउंट करता है, और बंडल वो दूल्हे के पैरों पे रख देता है, ठीक है, ब्राइडग्रूम के पैरों पे रख देता है। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. Triumphant means victorious, मतलब वो जीत गया था। तो बिशंबर के जो लालची फेस पे वो जो जीतने का स्माइल था ना, वो आ गया। He had gambled and won. उसने बस चांस लिया था और जीत गया था। Give me the garland, he announced. उसने कहा ओके, 5,000 रुपए आ गए तो गार्लैंड दे दो मुझे, डाल दूंगा मैं उसके गले में। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. और फिर से इस बार जो वेल था, वो जो घूंघट था, उस दुल्हन के फेस से यानी भोली के फेस से पीछे गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं थी। She was looking up, looking straight in her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate but cold contempt. वो सीधे ऊपर देख रही थी और सीधे अपने प्रोस्पेक्टिव मीन्स होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी, और इसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना तो नफरत थी, कंटेम्प्ट था, डिजेन, स्कॉन, घिन, ठीक है, उसे वो बहुत डिस्गस्टिंग सा बंदा लग रहा था। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. बिशंबर ने अपना हाथ उठाया गार्लैंड भोली के नेक में डालने के लिए, गले में डालने के लिए, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाता, भोली का हाथ आगे आया, एकदम जैसे फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होता है ना, तेजी से, और वो जो गार्लैंड था वो फायर में गिर गया, ठीक है। She got up and threw away the veil. वो खड़ी हो गई और उसने अपना जो पर्दा था, जो घूंघट था, वो उठा के पीछे कर दिया।
Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. उसने बहुत ही फ्लुएंटली बोला पिताजी, और इसके जो सारे फैमिली मेंबर्स थे, जो रिलेशन थे, जितनी भी वहां भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, सब मिसमराइज रह गए, बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए कि कैसे ये बिना स्टैमर के बोल गई, ये तो स्टार्टर किया करती थी, ये तो अकलाती थी. पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. और उसने कहा, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, इस बंदे से तो मैंने शादी नहीं करनी है. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. रामलाल शॉक्ड हो गया. The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. जो बाकी के लोग थे ना, उनमें कानाफूसी शुरू हो गई, विस्परिंग शुरू हो गई, और क्या बोल रहे थे, कितनी बेशर्म है, एक तो अगली है और शेमलेस है. Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have you some regard for our इज्जत? उसने कहा, भोली पागल हो गई हो तुम. रामलाल ने चिल्ला के कहा, और बोला तुम हमें डिसऑनर कर रही हो, थोड़ी भी मतलब थोड़ा इज्जत का ख्याल करोगी हमारा. For the sake of your इज्जत, said Bholi, I was willing to marry this lame old man. उसने कहा, ये आपकी इज्जत की वजह से ही ना मैं इस लेम और बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी. But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. तो इसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये ओल्ड है, लेम है, इट वॉज ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था सिर्फ इसलिए आपकी इज्जत के लिए. बट ये तो बहुत ज्यादा सिक है, ग्रीडी है, लालची है और कंटेम्प्टेबल है. कंटेम्प्टेबल मींस जिसका रेस्पेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, डेस्पिकेबल है, और ऊपर से करेज नहीं है इस बंदे में बिल्कुल भी. तो ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता है और मैं इससे शादी नहीं करूंगी. What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old women. Yes, auntie, you were right. अब पीछे से किसी ओल्ड लेडी ने कहा कि कितनी शेमलेस है, हमें तो ये लग रहा था कि ये तो हार्मलेस डम काउ है, ये तो बोलती ही नहीं है कुछ, बिल्कुल काउ की तरह है. और बोली ने बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही फ्यूरियसली उस ओल्ड विमेन की तरफ वो टर्न हुई और उसने बोला, हाँ आंटी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं. यू ऑल थॉट आई वाज डम ड्रिवन काउ. आप लोगों ने तो यही सोचा था कि मैं एक काउ की तरह हूं जो बिल्कुल बोलती ही नहीं है, जो कुछ कह ही नहीं सकती है. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. और यही वजह थी कि तुम इतने क्रूल बंदे के साथ मुझे भेज रहे थे. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? और क्योंकि इसे गुस्सा आ रहा था और बोल रही है कि वो जो डम काउ जिसे तुम मानते थे ना, जो स्टैमरिंग फूल थी, जो हकलाती थी, बेवकूफ थी, वो बोल रही है. और सुनना है. Bishambharnath, the grocer, started to go back with his party. अब बिशंबरनाथ, वो जो ग्रॉसर था, वो जो इस दूल्हा बनने के लिए आया था, वो अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. अब जो बैंड्समैन थे उन्हें पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है. उन्हें सोचा कि ये जो सेरेमनी थी ये कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने वो जो एंडिंग टोन होती है ना, जो खुशी खुशी खत्म होता कोई सेरेमनी, वो बजाना शुरू कर दिया. The flames of the sacred fire slowly died down. वो जो sacred fire थी, वो जो पवित्र अग्नि वहां जल रही थी, वो gradually खत्म हो गई. Everyone was gone. सब चले गए थे. रामलाल turned to Bholi and said, रामलाल भोली की तरफ उसने देखा और कहा, But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? उसने कहा, अब तुम्हारा क्या होगा? यहाँ कोई भी अब तुमसे शादी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, तो तुम्हारा क्या करें हम? And Sulekha said in a voice that was calm and steady. और सुलेखा अब बहुत ही cool और calm voice में बोलती है, Don't you worry, Pitaji. In your old age, I'll serve you and mother, and I'll teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? और उसने कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है पिताजी. आपकी ओल्ड एज में आपको किसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सर्व करूंगी और माँ को, और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है. और उसने बोला, ठीक है ना मैम. The teacher had all along stood in a corner watching the drama. वो जो टीचर जो इसे पढ़ाती थी, वो एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी, ये पूरा ड्रामा दूर से देख रही थी. Yes, बोली, of course, she replied. और उसने कहा हाँ, उसने अपना कंसेंट दिया and she was happy. And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. उसकी टीचर की जो आंखें थी वो स्माइलिंग थी और बहुत ही डीप सैटिस्फैक्शन था उसकी आंखों में, एग्जैक्टली वैसा जैसा जब कोई आर्टिस्ट
अपनी मास्टरपीस के कंप्लीट होने के बारे में बहुत गहराई से सोचता है ना, वो एग्जैक्टली उसी तरीके से उस माहौल में सोच रही थी कि आज उसका मास्टरपीस कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि आज उसमें इतनी डेयर आ गई थी, उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी that she can take a stand for herself. Okay, so that is how the lesson ends. And towards the end, I reiterate that link of answers to all the questions, whether it was in-text question or think about it, I have given in the description box. Please refer to it if it is required. And अगर तुम्हें लेसन समझ में आया है, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स टू एनकरेज मी। और अगर कहीं कुछ लैक है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो राइट दैट एज वेल इन द कमेंट बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। Grateful.